हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एस्टेट के रिगार्डिंग जनरल सेक्शन को लेकर के स्पेसिफिकली क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ और इसी सीरीज में आज जो आपकी शुरू कर रही हूँ वो हिंदी पेडागोजी रहेगी, यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र। क्योंकि अभी आपको हाल ही में पेडागोजी पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया एग्जाम के अंदर और पिछली बार आपको पहली बार क्वेश्चन देखने को मिले थे। वैसे तो कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट आपको स्टिल आपको कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स है इनको अच्छे से डिटेल में करना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो दिस इज योर डे 1 और यू कैन से क्लास 1। और इसमें आपको इंग्लिश का एक भी शब्द लिखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको हिंदी टू हिंदी ही डील करना है। तो इसमें वो थोड़े से ज्यादा सीरियस होकर के पढ़ेंगे जिनका जो मीडियम है वो इंग्लिश है, क्योंकि उनको हिंदी थोड़ा कम समझ में आएगी। ठीक है, बट जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसको हिंदी पेडागोजी का जो टॉपिक है वो आपका भाषा अर्जन और अधिगम है, इसको यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। बट उसके पहले थोड़ी सी हिंदी भाषा को लेकर के आपको जानकारी पता होनी चाहिए, जो कि एग्जाम में 1 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आपसे पूछा गया है ये पहले भी और अभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हिंदी की बात करें, अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का जो स्थान है वो क्या है। तो इंग्लिश पेडागोजी में भी हम ये सेम चीज करते हैं और हिंदी में भी आपको ये सेम चीज यहाँ पर करनी है। तो ध्यान देना, जब भी राष्ट्रभाषा की बात हो, राष्ट्रभाषा को इंग्लिश में नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, तो हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो नहीं है, ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है हमारी राष्ट्रभाषा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो राष्ट्रभाषा है वो एक नेशन की लैंग्वेज होती है, पूरे राष्ट्र की वो भाषा होती है। और अपना जो इंडिया है वो तो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुभाषी देश है। तो आप किसी भी एक भाषा को प्रशासनिक कार्य के लिए मतलब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप स्टेट टू स्टेट जब आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारी भाषाएं बदल जाती है। इवन अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में ही किसी अदर स्टेट की भाषा शायद आपको ना आए। ठीक है, तो हिंदी को जैसे साउथ वाले भाई हिंदी को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी यहाँ पर देते हैं। अभी आपने हाल ही में जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी आपने देखे होंगे भाषा को लेकर के। तो हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हालांकि ये एक अपवाद टाइप है जब भी हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जैसे अगर अदर कंट्री हो, लाइक अब ये हो अमेरिका हो, वहां पर इंग्लिश है तो इंग्लिश वो बोलते भी है, इंग्लिश उनका सारी लैंग्वेज है और उनका जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। बट हमारा हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सबको हिंदी आए। ठीक है, तो हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना हिंदी का जो स्थान है वो क्या है। हिंदी का स्थान क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश पेडागोजी में ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है और जो लिपि है वो यहाँ पर हमारी क्या रहेगी? लिपि को देवनागरी यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीजें आप जरूर से जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। और जब हम हिंदी दिवस की बात करते हैं तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा, वैसे ये चीज पूछी नहीं जाती है बट ये जनरल नॉलेज की चीज है। तो राजभाषा क्या है? हिंदी है। और मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं, इंग्लिश पेडागोजी में पूछ लेते हैं, तो फिर इंग्लिश का क्या स्थान है? तो अगर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा हिंदी है तो इंग्लिश हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और आप कह सकते हो सहयोगी राजभाषा है। कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, तो आप इसको वहां पर आपने ऑटोमेटिक कर लिया होगा सारी चीजें, और नोट्स के अंदर ये ऑलरेडी सारी की सारी चीजें क्या है? इंक्लूडेड है। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अपना मेन टॉपिक जो हमारा है कि भाषा अर्जन और अधिगम। अब ये पिछली कल ही मैंने क्लास ली थी लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग की, सेम चीज है, बिल्कुल सेम डिट्टो चीज है। तो इसमें ज्यादा हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन को भाषा अर्जन कहा जाता है, लैंग्वेज लर्निंग को भाषा अधिगम कहा जाता है। और डिफरेंस आपको ऑटोमेटिक पता है कि जो हमारे घर परिवार की भाषा होती है, बच्चा जब पैदा हुआ है और जो वो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से जो सबसे पहली भाषा वो सीख रहा है, जो उसके घर में बोली जा रही है, वो क्या होता है? वो भाषा का अर्जन कहलाता है। जो नेचुरली बच्चा क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, बच्चे को एक्सपोज किया जाता है उस भाषा से। ठीक है, बच्चा कोई भी पढ़ता लिखता नहीं है, उसकी ग्रामेटिकल जानकारी नहीं रखता है, बस वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है? अपने अंदर धारण कर लेता है, अर्जन कर लेता है उसका, तो वो भाषा अर्जन कहलाता है। और जब हम अधिगम की बात करते हैं तो इसमें आप एफर्ट्स डालते हो, जानबूझ करके आप उसको पढ़ते हो, उसके लिए आप स्कूल वगैरह जाते हो, तो उसमें आपको रूल्स, ग्रामेटिकल पार्ट्स हर चीज करते हो। तो जब आप जानबूझ करके एफर्ट्स लगा करके बहुत मेहनत से कोई भाषा सीखते हो वो आपका अधिगम होता है। और जब आप कोई बिना एफर्ट्स लगाए हुए कोई भी भाषा जब आप ऑटोमेटिक धारण कर लेते हो वो आपकी अर्जन होती है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग।
तो इसमें तो जो पॉइंट्स है, जो एक्चुअल में जो शब्द है जिससे आपको डील करना है वो ये है कि क्या है भाई, सहज तरीके से आप भाषा को क्या कर लेते हो, अर्जन कर लेते हो सहज तरीके से, जब फर्ज डालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, स्वाभाविक है ये, ठीक है, स्वाभाविक है, आप अपने स्वभाव में इसको धारण कर लेते हो, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, आप कह सकते हो प्राकृतिक एक प्रक्रिया है और अचेतन है। ठीक है, कल मैंने कहा था ना अनकॉन्शियस प्रोसेस है, आपके माइंड का वो वाला पार्ट आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ और क्या चल रहा है। तो ये हम ज्यादा दिमाग पे जोर डालते हुए इस भाषा को नहीं सीखते हैं, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, आपको पता है अभी हमारे घर परिवार में जो बच्चा छोटा है वो 1-2 साल में बोलना सीख जाता है, तो उसको हम डंडा लेके थोड़ी ना पढ़ाने बैठाते हैं कि तुम हमारी ये भाषा सीखो, ऑटोमेटिक उसको आ जाती है। सो वो क्या है, अचेतन पार्ट है। ये सचेतन पार्ट है, मीन्स कॉन्शियसली आप जानबूझ करके करते हो, इसको जाते हो, प्रॉपर एक एनवायरमेंट में जाते हो। ठीक है, जानबूझ करके, और एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, आप इसमें एफर्ट्स लगाते हो, आप इसमें हार्डवर्क करते हो, आप सीखते हो। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी भाषा रहेगी, ये आपकी मातृभाषा रहेगी, इंग्लिश में मदर टंग हो जाएगा, और ये आपकी क्षेत्रीय भाषा है जिसको रीजनल लैंग्वेज कहा जाएगा। हमारी जो मातृभाषा है वो क्या, हिंदी है। अब कोई अगर परिवार उर्दू है तो उनकी उर्दू हो जाएगी, कोई अगर मराठी परिवार है तो उनकी भाषा जो मातृभाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो क्या हो जाएगी, मराठी हो जाएगी। कोई तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, कन्नड़ है, कुछ भी है तो उनकी वो क्या हो जाएगी, वो मातृभाषा हो जाएगी। ठीक है, और जो अभिगम यानी कि जो भाषा आप सीखते हुए एफर्ट्स लगा करके, वो आपकी लक्ष्य भाषा कहलाती है, इसको आप द्वितीय भाषा भी यहाँ पर कहते हो। ठीक है, इंग्लिश में आपका टारगेट लैंग्वेज हो जाता है, सेकंड लैंग्वेज हो जाता है, ये सब चीजें आप बोल रहे हो। अब ये जो भाषा है, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो आपकी जो मातृभाषा, जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमारी मातृभाषा भाई हिंदी है, हम लोग तो हिंदी बोलते हैं स्टार्टिंग से, कोई उर्दू है तो उर्दू लिख लोगे यहाँ पर। और लक्ष्य भाषा क्या है, जैसे हम संस्कृत यहाँ पर करते हैं। ठीक है, संस्कृत थोड़ी ना बोलना कोई बच्चा शुरू से सीखने लग जाता है ना, संस्कृत तो हम सीखते हैं ना। और हमारी क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, तो ये सारी क्या है, आप जानबूझ करके आप इसको सीखते हो, इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाता है, आरएम की जानकारी आपको दी जाती है, सब्जेक्ट, वर्ब, हर चीज के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, अब ये जो भाषा है वो संचार और संदेश के लिए है, प्लीज इग्नोर द साउंड, है ना, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। संचार और संदेश के लिए है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस भाषा को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप आपस में बातचीत करने के लिए, क्योंकि जरूरी होती है ये वाली भाषा। और ये भाषा क्या है, इसमें हम रूल्स और स्ट्रक्चर को करते हैं, नियम और संरचनाओं की बात करते हैं। ठीक है, ये अनौपचारिक है, इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, सीख ले है बस हमने ऐसे ही, हमें नहीं पता हम कैसे सीख रहे, बस सीख जा रहे हैं। क्योंकि ये कैसी है, औपचारिक है, इसके लिए आप प्रॉपर स्कूल में जा रहे हो। ठीक है, आप एक प्रॉपर एक एनवायरमेंट आपको करके दिया गया है और तब आप इस भाषा को यहाँ पर सीख रहे हो। ठीक है, ये प्राकृतिक है, अभी मैंने बताया, अव्यवस्थित प्रणाली है, ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोसेस है पूरा। ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, एक अव्यवस्थित प्रणाली है, ये उद्देश्य पूर्ण है, आपने टारगेट सेट कर रखा है दैट यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आपको संस्कृत लैंग्वेज सीख लिया। ठीक है, और ये आपकी व्यवस्थित प्रणाली है। ये इसका जो क्षेत्र है वो ब्रॉड होता है, इसका जो एरिया ब्रॉड है, व्यापक क्षेत्र होता है, और इसका जो एरिया है वो संकुचित होता है, इतना व्यापक क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, और आपको ये शब्द भी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चले अब जब हम डिफरेंस की बात करते हैं दोनों के बीच में कि एक्विजिशन और लर्निंग, अर्जन और अधिगम के बीच में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन पूछा गया ये। ठीक है, और भाई एस्टेट में तो पिछली बार ही आपको और एक तरीके से दिया गया है, लेकिन जब हम सीटेट और रीट में करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अंतर दोनों के बीच में अगर बात करें तो अंतर भाई वातावरण का रहेगा, जो मैंने कल आपको कहा था, और लर्निंग सिचुएशन भी आप उसमें ऐड कर लेना, सीखने की परिस्थितियां, आप किस परिस्थिति में सीख रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द, अगर ये ऑप्शन में हो कुछ भी हो तो आप उसको टिक करके आराम से जा सकते हो। अब बालकों में भाषा विकास किस तरीके से होता है, कल भी मैंने आपको ये करवाया था इंग्लिश में। ठीक है, कूइंग, बैबलिंग, ये सब तो हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए है। तो ये क्या है, जब बच्चे में भाषा आई नहीं है, पूर्व भाषाई चरण है ये। ठीक है, ये सारे भाई चरण है। ठीक है, और ये क्या है, आयु है मंथ्स के अंदर। तो पूर्व भाषाई मतलब बच्चे में अभी तक लैंग्वेज आई नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है, सिर्फ रो करके अपना काम यहाँ पर चलाएगा। 0 से 6 महीने में उसको क्या आता है, बस रोना आता है। ठीक है, या फिर वो कूक सकता है, ठीक है, गुर्रा सकता है, कुछ काइंड ऑफ ऐसे आवाजें हल्की फुल्की निकालता है, वो बस रोता ही है इस पर्टिकुलर स्टेज में। नेक्स्ट जो है वो आपकी स्टेज हो जाएगी बलबलाना। ठीक है, बैबलिंग जो हमारी इंग्लिश में आई थी। ठीक है, मतलब एक ऐसे माँ बा दादा ऐसे ऐसे बोलने लग जाता है ना,
ब मा दा ऐसे करके छोटे छोटे ऐसे। तो 6 से 12 महीने की है ये। एक पहला शब्द जब बच्चा बोलता है माँ डैडा पापा ऐसे जब बोलता है तो वो 12 से 18 महीने की रहेगी, ठीक है, जो कि होलोप्लास्टिक थी इंग्लिश के अंदर। और जो फोर्थ स्टेज है वो है जब बच्चा 2 शब्दों में अपनी बातों को रख देता है, अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, तो वो 18 से 24 मंथ रहेगी। टेलीग्राफिक मतलब जब बच्चा शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने लग जाता है, आधे अधूरे सेंटेंसेस बोलने लग जाता है, तो वो 24 से 30 महीने रहेंगे। और यहाँ पर ये जो है जब बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलने लग जाता है, ठीक है, जटिल वाक्य बोलने लग जाता है, और यू कैन से कि 2 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पर काफी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो बहु शब्द वाक्य यहाँ पर रहेंगे। और ये 30+ जो मंथ रहेगी इसमें बच्चा यहाँ पर करने लग जाता है। तो ये जो पूरा चार्ट है ये पूछे जाते हैं, तो इसको प्लीज याद कर लेना जैसे मर्जी याद करना चाहो, ठीक है। अब बात करते हैं शब्द भंडार। भी आपसे एक बार क्वेश्चन जो है वो सीटेट में पूछा गया था, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे फिलहाल अभी। तो बालकों में शब्द भंडार किस तरीके से होता है भाई, कितने महीने का बच्चे के पास कितने शब्दों का जो भंडारण है वो होता है। तो ये इंग्लिश पेडागोजी में भी करके कर लेना, आप ये करोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आयु है और ये वर्ड्स रहेंगे यहाँ पर कि भाई इतने शब्द उसके पास आ गए हैं। तो 0 से 8 महीने में तो कोई शब्द है नहीं उस बच्चे के पास, तो 0 ही रहेंगे। 9 से 12 महीने में 3 से 4 शब्द रहेंगे, ठीक है। 1.5 साल का बच्चा तो 10 से 12 शब्द रहेंगे। 2 साल का है तो 272 शब्द रहेंगे बच्चे के पास। 2.5 ईयर्स का है तो 450 हो जाएंगे, यहाँ पर 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। 3 साल का बच्चा है तो 1000 शब्द यहाँ पर रहेंगे। और 3.5 का है तो 1250, 4 साल का है तो 1600, 5 साल का है तो 2100, और अगर 11 साल का बच्चा है तो करीब करीब 50,000 शब्द उस बच्चे के डिक्शनरी में आ जाते हैं। मतलब उस भाषा के रिगार्डिंग वो इतने शब्दों की जानकारी अब अपने पास रख रहा है, उतने शब्द उसके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना और ये टेबल याद कर लेना, इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व इजीली हो जाएंगे, ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब हमने कल भी करा था कि भाई ये जो साइकोलॉजिस्ट है ना ये लैंग्वेज के बारे में क्या बात करते हैं, तो ये आपको इसमें भी करना है। तो जब हम बात करते हैं पियाजे की, तो पियाजे पता है आपको क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अहम केंद्रित बात। अब मैं इंग्लिश में बोल तो रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप रिलेट करके कर सको, बट हिंदी मीडियम जो इंग्लिश मीडियम वाले ना प्लीज इसको हिंदी में ही याद करके जाएंगे, वहां पर आपको ईगोसेंट्रिज्म नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। तो अहम केंद्रित वाक रहेगा। 2 से 7 वर्ष के अंदर ये सारी चीजें होती है, मतलब बच्चा दूसरों की बातों को अच्छे से नहीं समझता है, अहम होता है उसके अंदर कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो खुद को कहीं ना कहीं एक तरीके से खुद से बातें कर रहा होता है वो बच्चा, बट खुद को डायरेक्शन देने के लिए उसको दूसरे के लिए समझ में नहीं आ रही है इसलिए कर रहा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बच्चा अभी तक इतना कॉग्निटिवली मैच्योर हुआ नहीं है, इसलिए वो खुद से क्या कर रहा है, बात कर रहा होता है। जबकि वाइगोत्स्की ने इसको क्या कहा है, वाइगोत्स्की ने इसको निज वाक कहा है। 3 वोक की बात ये करते हैं, एक तो सामाजिक स्पीच, एक सामाजिक वाक, एक निज वाक और एक मौन आंतरिक वाक, ठीक है। तो ये जो सेकंड नंबर का वाक है ये पियाजे का अहम केंद्रित वाक ही है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये तो कहते हैं भाई वो खुद से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसको दूसरे का सुनना नहीं है, जबकि ये कहते हैं कि नहीं वो खुद से बात कर रहा है क्योंकि वो खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, खुद को ही हेल्प कर रहा होता है अपने काम में, इसलिए वो बात कर रहा है। तो ये निज वोक वाइगोत्स्की ने कहा है, ठीक है। इन्होंने भाषा पर कम प्रकाश डाला, इन्होंने भाषा को ज्यादा अहमियत दी है। इन्होंने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी कि बच्चा पहले कॉग्निटिवली मैच्योर होता है, बाद में बच्चे का भाषा विकास होता है, तो वो उसको प्रभावित करता है। जबकि ये सामाजिक अंत्यक्रिया की बात करते हैं कि बच्चे का जो भाषा विकास है वो किससे होगा, जब बच्चा सोसाइटी में घुलने का मिलेगा, सामाजिक इंटरेक्शन करेगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा, सामाजिक अंत्यक्रिया करेगा, तब उसका भाषा विकास होता है। और जो भाषा विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, जबकि ये कहते हैं संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में जो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं चॉम्स्की के बारे में। चॉम्स्की तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि चॉम्स्की से ही सवाल जनरली बनता है। चॉम्स्की ने कहा है कि जो भाषा है उसकी एक इन्नेट एबिलिटी होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है हमारे अंदर, हर किसी बंदे के अंदर होती है एक इन्नेट एबिलिटी कि आप कोई भी भाषा उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे वो सीख लेगा, एक ऑटोमेटिक है, वो सारी चीजें वो अपने आप सीख लेगा। किसकी हेल्प पे, उसके पास एक एलईडी होता है, एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसको भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है, जो ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। और ये जो यंत्र है ना वो शुरुआती जो 5 साल है बच्चे के उसमें ज्यादा एक्टिव रहता है। तो शुरुआत के 5 साल में अगर बच्चे को आप कोई भी भाषा इंट्रोड्यूस कराएंगे वो बहुत आसानी से सीख लेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप करेंगे इंट्रोड्यूस तो ये जो यंत्र है वो वीक पड़ता जाता है और बच्चे का जो लैंग्वेज जो सीखने की प्रवृत्ति है वो भी डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। ऐसा कहना किसका है, चॉम्स्की का कहना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीधे तौर पर रीट और रिटर्न में पूछा गया है।
जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की, हमने कल बात कर दी यूजी की, तो इसको हिंदी में सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जितनी भी भाषाएं होती है हमारे इस पूरी दुनिया में, उसका सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको समझने में ये जो एलईटी है वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कहना है किनका? चॉम्स्की का। और चॉम्स्की को लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का जनक माना जाता है, और यू कैन से मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट, आधुनिक विकास का जनक भी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषाविद चॉम्स्की यहाँ पर माने जाते हैं। इसके अलावा आप दो साइकोलॉजिस्ट को और यहाँ पर याद कर सकते हो। एक हम बात करते हैं पैवलोव की, पैवलोव क्या कहते हैं, और एक हम बात करते हैं यहाँ पर स्किनर की। ठीक है, तो ये भी भाषा के बारे में कुछ कहते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा वो इमिटेशन से सीखता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, तो पैवलोव कहते हैं कि इमिटेशन मतलब नकल करके बच्चा जो है वो भाषा सीख जाता है, जबकि स्किनर कहता है कि बच्चा कैसे सीखता है? रीइंफोर्समेंट से। आपने अगर इनकी थ्योरीज करी है तो ये दोनों इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्किनर तो रीइंफोर्समेंट की बात करते ही करते हैं, मतलब रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन की यहाँ पर, पुनर्बलन का क्या मतलब होता है कि भाई अगर कोई बच्चा भाषा सीख रहा है और अगर वो सही तरीके से सीख रहा है तो उसको रीइंफोर्स करना, मतलब उसको आप शाबाशी करके बोल सकते हो, तो वो ज्यादा और एक्साइटेड होगा और वो अपनी भाषा को अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से क्या करेगा? सीखता रहेगा। तो रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं? स्किनर बात करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोट्स के बारे में। ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा ये जो पेडागोजी की क्लासेस है, मैं इनको जल्दी जल्दी खत्म करने की अब कोशिश करूंगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे। क्योंकि पेडागोजी जो पार्ट होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों का, वो बिना प्रैक्टिस के आपको कभी भी नहीं आएगा। तो ये जो कंटेंट पार्ट है, सिर्फ इसको करने से पेडागोजी नहीं आएगी। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नई नई चीजें और सीखने को मिलेगी, और हमें ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे ताकि हमारे ये नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मैं जल्दी जल्दी अब आपका सिलेबस खत्म कर दूंगी यहाँ पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।